नमस्कार, एसबीसीएन के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में बुधवार देर रात कोविड वैक्सीन के 7,440 डोज पहुंचे। मौके पर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सहित जिला चिकित्सा अधिकारी मौजूद थे। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के बॉक्स को मंदसौर तक लाने वाले वाहन चालक सलीम खान का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कोरोना वैक्सीन बॉक्स की सभी ने पूजा अर्चना की तथा वैक्सीन को हाई सिक्योरिटी सेंटर में रखा गया। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि मंदसौर जिले में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वैक्सीन आने के बावजूद भी मंदसौर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मानते हुए देश के सभी डॉक्टर तथा रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मंदसौर जिले के लिए 7,440 वैक्सीन डोज बुधवार देर रात इंदौर से मंदसौर पहुंच गए हैं। आगामी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। जीवन शैली बनाकर कोरोना जैसी महामारी से लंबे समय लड़ाई लड़ी। आज देश प्रसन्न है कि हर जिले में, देश भर के हर जिले में कोरोना का वैक्सीन पहुंच रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट पूना का वैक्सीन का लॉट मंदसौर को मिला है और यह लॉट कल से या परसों से 16 तारीख से लगना प्रारंभ हो जाएगा। मैं शुभकामनाएं मकर संक्रांति के बाद एक भव्य शुरुआत है। मैं शुभकामनाएं दूंगा और जैसा कि हमारे आकाश भाई ने अपील की, उस अपील के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं कि वैक्सीन आया है, मगर जो नियम निर्धारित किए हैं, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर को लगाते रहना, ये सब अभी अपने को जारी रखना है। ठीक है। समाचार आया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और जिस प्रकार का उनका कॉन्फिडेंस है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। भारत सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस प्रकार से कोरोना के कालखंड में, कोरोना के कार्यकाल में जिस प्रकार से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और उसके बाद से जो एक चुनौतियाँ हमारे सामने थी, उसको बखूबी जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, माननीय सांसद जी, कलेक्टर साहब, सबके सक्रिय सहयोग से मंदसौर जिले में इस कोरोना की लड़ाई को हमने लड़ा। आज खुशी की बात है कि हमको एक वैक्सीन प्राप्त हुई। 16 तारीख को 9 बजे इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2 जगह हमारे सेशन शुरू होने वाले हैं, इनिशियली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में, जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टाफ को और प्राइवेट सिद्धि विनायक के जो लोग हैं उनके साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। 16 तारीख से शुरुआत होगी और जिन लोगों को भी ये वैक्सीन लगाया जाएगा उनके सेकेंड डोज भी सुरक्षित रखे जाएंगे और 28 दिन बाद उनको उसी कंपनी के वही डोज फिर से लगाए जाएंगे। जो प्रोटोकॉल बना है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यहाँ सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं और जिन लोगों को कल SMS पुश होना है वो कल SMS पुश हो जाएगा। 15 तारीख को उनको मिल जाएगा और 16 तारीख को सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। सर, वैक्सीन आने के बावजूद भी लोगों को अभी क्या प्रिकॉशन रखना है? जो प्रिकॉशन हम ले रहे थे कोरोना से बचाव के लिए, वो यथावत हम अभी लेते रहेंगे। जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है उनको भी ये बचाव के अपने उपाय अभी यथावत रखने हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद उसमें जो वैक्सीन का प्रभाव है उसके आने में भी कुछ समय लगता है। तो हमको वैक्सीनेशन के इस शुरुआत के बावजूद भी अपने जो प्रिकॉशन है वो लेते रहने हैं। ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हम लोग जिस तरीके से अभी तक कोरोना के अगेंस्ट फाइट करते रहे हैं, आने वाले दिनों में हम पूरी तरीके से कोरोना। सर, आज मंदसौर में भी एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया है। ये पिछला 1 सप्ताह काफ़ी अच्छा रहा है, जबकि 1, 2 या 0 ऐसे हमारे नंबर आते रहे हैं। अभी आज की तारीख में 50 से कम एक्टिव मरीज हमारे हैं और पिछले 1 सप्ताह में बहुत कम मरीज आए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम कोरोना के अगेंस्ट जो हमने वार पिछले 8-9 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं, धीरे धीरे उसको परिणति तक पहुँचाएँगे और वैक्सीनेशन के साथ वो धीरे धीरे कोरोना से हम बाहर। सर, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से, उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? जो ट्रेनिंग के सेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टाफ को दी गई है। उनके साथ 2 बार ड्राई रन भी हो चुका है। कल भी इसकी VC थी, आज भी VC है। हमारी जूम ट्रेनिंग भी और वर्चुअल ट्रेनिंग भी हो गई है। तो सभी हमारे जो स्टाफ हैं वो वैक्सीनेशन देने के हिसाब से जो प्रोटोकॉल तय किया गया है पूरी तरीके से तैयार है।
और वो एकदम प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन का काम। यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु किए जा रहे प्रयासों को लेकर यातायात थाने पर बस मालिकों और यातायात प्रभारी मोहन भरावत की बैठक हुई। यातायात थाना प्रभारी ने बस मालिकों को कहा कि शहर में यात्रियों को बैठाने के लिए बसें कहीं भी रुक जाती है, जिससे काफी देर तक यातायात प्रभावित होता है। अब शहर में यात्री बस स्टॉपेज के सिवाय कहीं भी नहीं रुकेगी। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के संरक्षक मुकेश गुप्ता ने यातायात प्रभारी को बस स्टैंड पर बिगड़ रही व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं, जिससे यात्री बसों को वहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठक में बसों से जुड़े अन्य बिंदुओं और व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज यातायात जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आज सभी लोकल बस ऑपरेटरों को बुलाया गया था, जिसमें जो बस स्टैंड और अपने फवारा चौक के आसपास जो बसों को रॉन्ग पार्किंग की जो समस्या को लेकर जो अव्यवस्था हो रही थी, उसी के संबंध में सभी को समझाइश दी गई और एक व्यवस्था अपन ने सेटअप करी है, जिससे कि आने वाले समय में यातायात जो मार्ग अवरुद्ध होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा अपने को देखने को मिलेगा। और अभी तय कर लिया हम लोगों ने कुछ चीज़ें और उसके इम्प्लीमेंट कराएंगे, जिससे कि यातायात व्यवस्था को और सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। सर, शहर में जो बसों का संचालन है, जिसका जीवों का संचालन हो रहा है, उसको लेकर के भी कोई मुद्दे उठेंगे? हाँ बिल्कुल, वो भी सामने आए हैं, उसको भी हम बिल्कुल वेरीफाई कराएंगे। जो वैलिड लोग हैं वही सड़क पे चल पाएंगे, जो इनवैलिड जो गाड़ियाँ जिनके पास परमिट नहीं है उनको बिल्कुल बाकायदा उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे, उनको बंद कराया जाएगा। एक सड़क पे जो मार्ग अवरुद्ध को लेकर के 2-3 जगह का स्टॉप दिए गए। नहीं, अभी हम लोगों ने सभी ने मिलकर कुछ स्टॉपेज और कुछ चेक करा है। उसमें थोड़ा सा चेंज ये करा है कि जो कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी रोड पे, उनको हम लोगों ने अभी तय किया है कि केवल एक स्टॉपेज रहेगा बीच में, वहीं गाड़ियाँ खड़ी होगी। उसके अन्यथा अगर कहीं गाड़ी और बीच रास्ते खड़ी जाती है, अगर पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल सब चीज़ें तालमेल से ही चलेगी और प्रयास भी इसीलिए तो किया जा रहा है कि मीटिंगें भी बार बार सभी लोगों को बिठा के इसलिए बात की जा रही है ताकि अच्छे से अच्छा समन्वय हो सके और सभी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। इसमें जो 2-3 मुद्दे थे हमारे मेन, एक तो बस स्टैंड की जो अव्यवस्था हो रही थी, बसें जो बाहर खड़ी होकर जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी, उसमें निर्णय लिया गया कि उन बसों को रूट वाइज किया जाए। और वो रूट वाइज ये रहेगा कि मंदसौर से आने वाली बसें पीछे के रास्ते से अंदर आएगी और जब जाएगी तब वो बिना रुके बस स्टैंड से सीधे निकल जाएगी। निमाड़ा के लिए जो गाड़ियाँ आती वो भी सीधे अंदर जाएगी और वो उनका स्टॉपेज जो पहला स्टॉपेज होगा वो SP ऑफिस के सामने प्रतीक्षालय पे होगा। ये प्रथम मुद्दा था। दूसरा है कि यूनिक कोड जो बसों पे लगाया जाना है, जिससे ये होगा कि जो गाड़ियाँ वैध होगी सारी, परमिट उनका वैध, फिटनेस वैध, उन सभी गाड़ियों पे एक यूनिक कोड यातायात विभाग द्वारा लगाया जाएगा ताकि वो पहचान में आ जाए कि इस गाड़ी का सारी चीज़ें कंप्लीट है, अलग से कागज़ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा है कि जो ऑटो रिक्शा है जो लंबी दूरी पे चल रहे हैं, 5 से 7 किलोमीटर जमुनिया के जा रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिए उन लोगों ने बुलाया और उसके लिए भी साहब को अवगत कराया कि ये समस्या ग्रेट करते हैं। जहाँ बसों का रूट है बसों को चलने दिया जाए, ऑटो जीप ये इनको बंद कराया जाए। तीसरा मुद्दा है कि ड्रेस कोड लागू की गई है कंडक्टर ड्राइवर के लिए। आज जो बात हुई उसमें ड्रेस कोड लागू की जाएगी, नेम प्लेट रहेगी कंडक्टर ड्राइवर की, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहे। ऐसा कुछ बैनर पोस्टर बनाने को लेकर के भी यातायात विभाग ने निर्देश किया? हाँ, कुछ वहाँ पे बैनर पोस्टर जो है वो बनवाने हैं, जहाँ बस स्टैंड पे निर्देश जो लगाए जाएंगे, उन निर्देश के लिए बस स्टैंड पे बैनर पोस्टर के लिए बोला गया है, तो हम वो अपनी यूनियन की तरफ से उन बैनर पोस्टर को लगा जाएंगे। सवारी बिठाने का कंपटीशन छोटे और बड़े यात्री वाहनों में होता है, तो इसमें क्या बीच में वाहन सवारी कंपटीशन की जहाँ तक बात है कि जहाँ तक भारत एक मिनट है सवारी बिठाने के तो कंपटीशन की आप बात करें तो उसमें कहीं ये नहीं है, सब समय चक्र के अनुसार गाड़ियाँ चलती है और जिसका जो समय है उस समय में वो गाड़ी भी है, उसमें सवारी बैठ के चली जाती है। हर रूट पे निर्धारित है। कंपटीशन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि गाड़ियों का एक समय चक्र निर्धारित है। कोविड टीकाकरण कार्य के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्टर सभागृह में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे द्वारा निर्देश दिए गए कि टीकाकरण कार्य की मॉनिटरिंग करने हेतु जोनल ऑफिसर बनाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाए। कोल्ड चेन स्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक वैक्सीन सत्र को जोन में विभाजित कर प्रत्येक 3-4 बूथ पर राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त दल बनाकर मॉनिटरिंग की जावे। सत्र स्थल पर एक दिन पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार वैक्सीन पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाए। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने निर्देश दिए कि सत्र स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाए।
समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय ने बताया कि अभियान के संचालन हेतु जिले में 22 सत्र स्थल बनाए गए हैं। उनमें 57 सत्र आयोजित किए गए हैं। इस कार्य में वैक्सीनेटर अधिकारी 1 से 4 तक कुल 210 स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षित कर नियत किया गया है, जो कुल 5194 हितग्राहियों का टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर मालवीय ने बताया कि जिले को वैक्सीन प्राप्त होते ही जिले के 16 कोल्ड चेन पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में वितरित की जाएगी। टीकाकरण हेतु सभी सत्रों पर ड्राई रन आयोजित किया जाकर कमियां दूर की जा रही है। बैठक में एडीएम एसआर नायर, सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एमएल मालवीय, डॉक्टर एसएस बघेल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। इनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इसी संबंध में टास्क फोर्स की बैठक की जा रही है। इसमें किस तरीके से कोविड वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, किस तरीके से सेशन साइट्स पे प्लानिंग करनी है इस विषय में, और क्या किस तरह की पुलिस व्यवस्था होगी, वो सारे में मैं और एसपी साहब हमारे जो कोविड टास्क फोर्स की बैठक लेंगे और उसके बाद जो भी इसकी कार्ययोजना बनेगी उस अनुसार फिर 16 तारीख से टीकाकरण हम लोग चालू करेंगे। कृषि कानून विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि देश का अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, वह अपनी मांगों को लेकर पिछले 50 दिनों से बारिश और मावठे के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद बात है कि उनमें से करीब 60 किसानों की मौत हो गई है। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि उक्त मामले में देश के अन्नदाताओं की सारी मांगों को तत्काल प्रभाव से मानकर इन तीनों काले कानूनों को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। भारत के अब तक के सबसे बड़े किसान आंदोलन में प्राण गंवाने वाले हमारे देश के अन्नदाताओं को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही हर शहीद के परिवार को जीवन यापन करने के लिए 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाना चाहिए। आप पार्टी के जिला संयोजक नवीन अग्रवाल अशोक सागर का कहना है कि ये ऐतिहासिक किसान आंदोलन हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। ये सर्वविदित है कि पिछले 50 दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और जिनको किसान जो कृषि कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, पूरा विश्व पूरा देश जानता है कि किस प्रकार के काले कानून बनाए हैं और जिनके लिए बनाए गए हैं उन्हीं को पसंद नहीं है। तो मोदी जी को भी अपनी हट छोड़कर और उनके साथ बातचीत करना चाहिए और इन काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इस मुद्दे पे लताड़ लगाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि वो तुरंत इन पे सकारात्मक पहल करे और ये आंदोलन खत्म करवाए। और जैसा कि किसान बोल रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो जब किसान ही नहीं चाहता है, जिसके लिए कानून बनाए गए हैं वो ही नहीं चाहता है देश का किसान, तो क्यों काले कानून बनाए गए हैं, उनको तुरंत वापस लेना चाहिए। इसी बात को लेकर, और ये आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जितने भी बॉर्डर्स पे हमारे किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता किसान हैं, उनकी हर संभव चाहे खाने की हो, पानी की हो और टेंट की हो, सभी तरह की व्यवस्था हमारे आप साथी कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि आप उनके बीच में मध्यस्थता करें और इन काले कानूनों को तुरंत रद्द करवाने में हमारा सहयोग प्रदान करें और किसानों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। हमारे आम आदमी पार्टी ने दूसरी मांग रखी है कि जो किसान करीब 50 से 60 किसान इसमें शहीद हो गए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवारों को 1 करोड़ की राशि, सम्मान राशि दी जाए, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार हमारे सैनिकों को देती है। और वो भी आज एक बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है और हमारा किसान आज अपने सब देशवासियों के लिए इस बॉर्डर पे, दिल्ली की बॉर्डर पे अपनी जंग छेड़े हुए हैं शांतिपूर्ण। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन पर्व के 1 दिन पहले ही मकर संक्रांति मनाने को लेकर बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। शहर की प्रमुख पतंग दुकानों पर पतंग और मांझे की खरीदारी को लेकर बच्चों की भीड़ लगी रही। वहीं सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट के समीप लगाई गई दुकानों से गिल्ली डंडा खरीदने वालों को लेकर बच्चों, युवाओं के साथ ही युवतियों और महिलाओं में भी उत्साह देखा गया। शहर के दशहरा मैदान और क्रमांक 2 स्कूल खेल मैदान में सुबह से लेकर देर शाम तक छोटे बच्चों से लेकर युवा तक गिल्ली डंडा खेलते नजर आए। बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी के साथ ही गिल्ली डंडा खेलकर दाव आजमाए और मकर संक्रांति 1 दिन पहले खूब आनंद उठाया। इसके साथ ही कुछ दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण इस बार ग्राहकी पर प्रभाव पड़ा है। हर साल जिस तरह से ग्राहकी होती है उसकी तुलना में इस बार ग्राहकी कम हुई है। पतंग की तो अब की थोड़ा महंगाई है, कोरोना की वजह से माल बना नहीं, इसलिए थोड़ा माल महंगा आया है। और पन्नी की पतंग भी चल रही है, कागज़ की भी चल रही है।
वो चाइना का मंजा तो बिल्कुल बे नहीं है, इसलिए चाइना मंजा बेच नहीं रहे हैं। बच्चे बरेली का सादा मंजा ले जा रहे हैं, उससे अपना एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कितने वर्षों से आप पतंग का व्यापार करते आ रहे हैं? इस बार पतंगों में और पिछले वर्ष के जो दर है उसमें क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम है। पतंग का बिजनेस हम 15-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस वर्ष बहुत कम है। कोरोना की वजह से बच्चों में शौक उत्साह भी कम है और कुछ बच्चे पतंग उड़ा भी नहीं रहे हैं। अच्छा, इसमें नई पतंगों में क्या नया आया है इस बार? नई पतंगों में झालरी पतंग है, पीवीसी में अपना देश मान है, बच्ची पढ़ाओ आगे, ये इसकी पतंगे हैं। और वो भी कई वैरायटी है। फिल्म दुनिया में हीरो हीरोइन की फ़ोटोएँ हैं और कार्टून वगैरह की फ़ोटोएँ हैं, इसकी पतंग है। इस बार पतंगों की दर क्या रही होगी? पतंग थोड़ी सी महंगाई है, क्योंकि माल बनाने इसलिए थोड़ा सा महंगा है। पतंग कहाँ से आती है ऐसा अपने नीमच में? ये जयपुर से भी आती है, इधर कानपुर से आती है और इधर अहमदाबाद वगैरह से आती है। तो बड़ी पतंगें कहाँ तक पहुँची होगी? बड़ी पतंग मतलब 2 रुपये से तो कम है, लेकिन 5 के 2 बेच रहे हैं। 3 रुपये से लेके 30-40 तक की पतंग है। महिला मोर्चा द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर मजदूरी करने वाले गरीबों को कंबल और तिल के लड्डू का वितरण किया गया। महिला मोर्चा द्वारा क्रमांक 2 स्कूल में खुले आसमान में रहने वाली करीब 50 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीना जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य को लेकर आज क्रमांक 2 स्कूल में महिला मोर्चा द्वारा कंबल का वितरण किया गया और इन सब गरीबों को मकर संक्रांति के अवसर पर तिल के लड्डू देकर सभी को संक्रांति की बधाई दी। आगामी दिनों में भी जरूरत के हिसाब से महिला मोर्चा द्वारा इन सबको कंबल वितरण किया जाएगा। पूर्व में हम महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर गरीब मजदूरी जो करती हैं महिलाएं, हम घर में रहते हैं, हमें ठंड लगती है, लेकिन ये बाहर खुले आसमान के नीचे जो महिलाएं सोती हैं, बच्चे सोते हैं, उनकी परवाह करते हुए हम मकर संक्रांति पे महिलाएं हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करती हैं और घर की महिलाओं को कोई सामान देती हैं। लेकिन महिला मोर्चे के मन में ये विचार आया कि क्यों ना किसी गरीब को इस चीज़ का लाभ दिया जाए, तो उसी को सोचकर आज यहाँ पर हम मजदूरों के बीच में आए और मजदूर बहनों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया और साथ में तिल गुड़ के लड्डू का वितरण किया है। नर सेवा नारायण सेवा, इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आज ये कंबल वितरण का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा किया गया है। देश की लोकप्रिय कवियत्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे के काव्य संग्रह स्त्री का प्रेम राग का रविवार को भोपाल स्थित हिंदी भवन के महादेवी सभागार में विमोचन किया गया। प्रदेश की समाज और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्था श्रम श्री के तत्वावधान में आयोजित इस गरिमामय विमोचन समारोह में प्रख्यात साहित्यकार एवं हिंदी भवन के मंत्री संचालक श्री कैलाश चंद्र पंत मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने की। इसके अलावा प्रख्यात सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा, प्रख्यात साहित्यकार एवं भेल के पूर्व महाप्रबंधक श्री विजय जोशी और प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर मोहन शर्मा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का बखूबी संयोजन एवं संचालन श्रम श्री के अध्यक्ष श्री राम बाबू शर्मा ने किया। ध्यान योग्य बात यह है कि कवियत्री डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे का ये चौथा काव्य संग्रह है। इससे पहले इनके 3 कविता संग्रह प्रेरणा के स्वर, अपराजिता और अंजुरी भर प्रकाशित हो चुके हैं। इस काव्य संग्रह में डॉक्टर प्रेरणा ने प्रेम के अतिरेक में स्त्री के विभिन्न स्वरूपों में जो भोगा और अनुभव किया, उसे कविताओं के जरिए अभिव्यक्त किया है। काव्य संग्रह में डॉक्टर प्रेरणा के अंतर संसार के दर्शन हुए। 97 पृष्ठीय काव्य संग्रह में कुल 47 कविताएं हैं। विमोचन समारोह में प्रख्यात साहित्यकार श्री कैलाश चंद्र पंत ने कहा कि डॉक्टर प्रेरणा की कृति स्त्री का प्रेम राग कविता की कसौटी पर एक समर्थ सशक्त कृति है, जिसमें वे स्त्री के विभिन्न स्वरूपों और उसके दर्शन को स्तरीय ढंग से अभिव्यक्त करने में सफल रही हैं। उनके काव्य में निर्वाज्य प्रेम के दर्शन होते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने डॉक्टर प्रेरणा को बधाई देते हुए कहा कि काव्य संग्रह स्त्री का प्रेम राग अनूठी कृति है। इसके जरिए वे स्त्री के विभिन्न स्वरूपों में अंतस के मनोभावों, पीड़ाओं, संघर्षों और उसके पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने में सफल रही हैं। चवासा ग्राम में चने की फसल का बीमा नहीं हो पाने के कारण फसलों को काफी नुकसान हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार प्रशस्त सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा सुनाई। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम वर्तमान में रबी के मौसम में चना फसल अधिसूचित न होने के कारण बीमा नहीं हो पा रहा है, जबकि वर्तमान में रबी मौसम में चना फसल को बोया गया है और इसका रकबा भी सबसे अधिक है। इस वर्ष शीतलहर भी चल रही है, जिसके कारण चने की फसलों को 80% नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि नुकसान का सर्वे कराया जाए
और चने की फसल बीमा में शामिल किया जाए, जिससे कि ग्रामवासियों को फसल की क्षतिपूर्ति हो सके। हम सभी जवासा के किसान बंधु हैं जो आज कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन दिया गया कि हमारे जवासा गांव में इस वर्ष चने की फसल अधिकांश है और चने की फसल हमारे पटवारी हल्का नंबर 34 में अधिसूचित नहीं है, इसलिए हमारा चने की फसल का बीमा नहीं हो पा रहा है। जबकि अभी शीतलहर के प्रकोप से चना का पाला पड़ गया है और काफ़ी नुकसान है, उसकी क्षतिपूर्ति बीमे में चने को नहीं लिया गया है, इसलिए क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमान जी से आज ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया है। सभी किसान बंधु जवासा के उपस्थित हैं और ये सूचित किया गया है, आपसे निवेदन किया गया है कि चने की फसल को अधिसूचित करें और हमारा बीमा हो सके। अधिकांश गेहूं होता है काफ़ी सालों से, इसलिए गेहूं को अधिसूचित किया गया है। क्षेत्र में कहीं चने का ऐसा सुनने में आया है कि चने की भी फसल आसपास सावन पिपलोन वगैरह इधर जहां चने की फसल भी अधिसूचित है, बाकी जवासा में चने की फसल अधिसूचित में नहीं है, इसलिए वर्तमान में हमारे चने का बीमा नहीं हो पा रहा है। कितने क्षेत्र में चने की फसल इस बार आपके वहाँ पर हुई है? हमारे अधिकतर 70% से अधिक चना बोया गया इस साल। अभी जो मावठा गिरा था इसमें क्या नुकसान अपनी फसलों को हुआ है? बिल्कुल 80% नुकसान है, चना बिल्कुल जल गया है और जो फूल और अच्छा चना चल रहा था वो बिल्कुल काला हो गया है और बिल्कुल चने को काफ़ी नुकसान है। जवासा ग्राम से आए हैं। जो हमारे गांव में गेहूं की फसल अधिक होती थी गए साल, इस साल किसानों ने चने की फसल ज़्यादा बोई और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अधिसूचित फसल गए साल की गेहूं ही कर दी गई, जबकि हमारे चना करना चाहिए था इस साल। इसलिए हम अपनी मांग पत्र लेके आए हैं कि हमारी चना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाए, जिससे किसानों को शीतलहर से नुकसान हुआ उसका फ़ायदा मिल सके, किसानों को फ़ायदा मिल सके, इसीलिए ये ज्ञापन देने आए हैं हम। सर लगभग सभी किसानों ने 99% रकबे में चने की फसल है। गेहूँ तो मात्र 2-3 बीघे के खाने इतने बो रखे हैं, जबकि प्रीमियम भी अभी बैंक वालों ने, सोसाइटी वालों ने जो भी काटी है वो गेहूँ की फसल की काटी है, जबकि गेहूं नाम मात्र का है, चना सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर शीतलहर से चने लगभग समाप्त हो चुके हैं, बस चने की फसल निकालने पे नी के बराबर होगी, ये नुकसान हो रहा है। बुधवार को नाथ योगी समाज संप्रदाय ग्राम धनेरिया कला द्वारा शमशान में समाधि के संदर्भ में जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि वे सभी ग्राम धनेरिया कला तहसील नीमच के निवासी है और नाथ समाज संप्रदाय में परंपरा है कि यदि किसी की भी समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाते नहीं है, बल्कि शमशान में उसकी समाधि बनाई जाती है। ये परंपरा 300 वर्ष पुरानी है, जिसका निर्वहन समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में नवीन बंदोबस्त में उपरोक्त नया शमशान स्थल नंबर 11-17 है, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 9 जनवरी को समाज के व्यक्ति की मौत होने पर उसकी समाधि बनाने का विरोध किया गया। उन लोगों का ये कहना था कि ये जमीन उन्होंने खरीद रखी है, इसलिए यहाँ किसी भी प्रकार की समाधि नहीं बनाई जाएगी। उपरोक्त मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी हुई, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि खसरे में खाता नंबर 12 में नाथ योगी संप्रदाय शमशान के लिए घोषित की गई है। नाथ समाज ने ज्ञापन में मांग की है कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद पुनः न हो, इसलिए ग्राम धनेरिया कला में नवीन बंदोबस्त में जो त्रुटियां हुई है, जैसे खसरा नंबर 440 कब्रिस्तान की जगह शमशान कर दिया है, इसी प्रकार ग्राम का 3 हेक्टेयर शमशान जो खसरा नंबर 250 में था उसको चरागाह घोषित कर दिया गया है। इसलिए ये तीनों ही शमशान समाधि स्थल किया जावे। हम नाथ समाज की तरफ से आए हैं सभी की ओर से, और हमारे समाज में जब भी किसी की मृत्यु होती है, लेडीज़ जेंट्स वगैरह किसी की भी, तो समाधि देने की प्रथा है। तो अभी हमारे जहाँ पे भी समाधि स्थल है, पहले हमको कोई दिक्कत नहीं आती थी, पर जैसे जैसे अब ये होते जा रहे हैं आबादी के हिसाब से, तो अब धीरे धीरे उसको कब्जा करने लग गए लोग। अब समाधि देने के लिए लोग क्या के मना करने लग गए हैं। तो हम आए हैं कि हमको वो समाधि स्थल जहाँ हमारे हैं वहाँ पे वो हमको अलॉट किया जाए। ये करीब करीब सभी एरिया के हैं, पर अभी जो हम लेके आए मामला वो हम नीमच और धनेरिया कला का है। बिल्कुल है ना। हाँ, 300 साल पुरानी समाधि, 300-400 साल पहले से जो चले आ रहे हैं स्थान, उन्हीं स्थान के बारे में भी हैं। और अभी हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन भी कर रहे हैं कि बहुत सारी जगह जैसे हमारे समाज की ज़मीनें नहीं है और वो लोगों ने पहले क्या कि दे रखी थी, तो उस हिसाब से चले आ रहे थे, अब लोग धीरे धीरे उन पर कब्जा करने लग गए हैं। तो हम श्रीमान से चाहते हैं कि उनको
ना समाज के नाम से उसको अलर्ट किया जाए। अच्छा, ऐसे स्थल भी है जिन पे खेती है? ऐसे स्थल तो नहीं है, ऐसे स्थल तो नहीं है, बाकी किसी ने पर्सनली पर्सनली कब्जे करने लग गए लोग, धीरे धीरे उसको कम करने लग गए हैं, बहुत सारी जगह मना करने लग गए हैं। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी दिक्कत नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसको सोल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली उस समाज के नाम से अलर्ट किया जाए। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां जिले में जोरों पर चल रही है। टीका लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को बार बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बुधवार को फिर दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल में तीसरी बार प्रशिक्षण दिया गया। टीका लगाने से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने में जुटा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि जिन फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगना है उन्हें परिचय पत्र दिया गया है। कर्मचारी को टीका लगाने के बाद उसे 30 मिनट तक वहीं रुकना होगा। इस समय के बीच में उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो उसे घर भेजा जा सकता है। अगर 30 मिनट के अंतराल में कोई इफेक्ट होता है तो उसे एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय भेजने के बारे में बताया गया। इसी के साथ ही कोविड ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ऐप पर किस तरह से टीका लगवाने वाले की जानकारी अपलोड की जाएगी और मोबाइल नंबर पर कैसे लिंक भेजी जाएगी। ऐप से जुड़े अन्य बिंदुओं की सभी शंकाओं का समाधान किया गया। देखिए, यहाँ पर कोविड जो अभी आगामी इसमें कोविड वैक्सीनेशन का काम किया जाना है, इसके लिए यहाँ पर एक हमारे जितने वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है और ये WHO के जो हैं मेडिकल ऑफिसर वो इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे ज़िले में 22 सेंटर्स हमने चयनित किए हैं जिन सेंटरों पे हम वैक्सीनेशन का काम करेंगे और ये प्रशिक्षित व्यक्ति ही उनका टीकाकरण करेंगे। सर, ये टीका अभी वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन जैसी आएगी आपको बता देंगे। नहीं, सुनने में तो सभी को आ रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाए और ऊपर से निर्देश नहीं आ जाए कि इस तारीख से करना है, जब तक हम लोग वो करेंगे। क्योंकि वैक्सीन जैसे ही आएगा वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के हम लोग अपना वैक्सीनेशन जो प्लान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे। सर, आज आप लोगों के द्वारा किन किन को प्रशिक्षण दे रहे हैं अपन लोग? इनमें कौन लोग बैठे हुए हैं? इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं, पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। इन सभी को जो जिनको दायित्व दिए गए हैं इन कार्य के लिए, जो हमारा माइक्रो प्लानिंग बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ सभी आए हुए हैं और ये अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पर अंजाम देंगे। तो इनको 2 बार तो पहले दे चुके हैं, ये तीसरी बार हमारा प्रशिक्षण हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं हो इसलिए प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। सर, पहले चरण में अपन किन लोगों को जो है टीका देने वाले हैं? हेल्थ केयर वर्कर्स को हम टीका देंगे पहली बार। स्कीम नंबर 36A में विगत 8 जनवरी से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जारी है, जिसका आज गुरुवार को विभिन्न आयोजनों के साथ समापन होगा। ये कथा जय दुर्गा महिला मंडल द्वारा पंडित नरेंद्र शास्त्री के मुखारबिंद से कराई जा रही है। कथा का रसपान करने को लेकर आसपास के रहवासी क्षेत्रों से श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। कथा समापन के एक दिन पहले 56 भोग का आयोजन किया गया। बाल गोपाल को 56 पकवानों का बाल भोग लगाया गया। कथावाचक पंडित शास्त्री जी द्वारा भागवत कथा का रसपान कराते हुए कहा गया कि किसी भी स्थान पर बिना निमंत्रण जाने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान न हो। यदि ऐसा होने की आशंका हो तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान अपने जन्मदाता पिता का ही घर क्यों न हो। प्रसंग के अनुसार पंडित शास्त्री जी द्वारा जब गोकुल की गुजरिया लड़वा लागी रे मारा सावरिया, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह जैसे कई सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रोता जमकर थिरके। कथा के दौरान पांडाल में ही जय दुर्गा महिला मंडल द्वारा कथावाचक पंडित शास्त्री जी की पुत्री सुश्री कृष्णा शर्मा का केक काटकर और भगवान को भोग लगाकर जन्मदिन मनाया गया। अंत में आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर महिला मंडल अध्यक्ष चंद्रकांता मेहरा, उपाध्यक्ष शांति राठौर, सचिव मनीषा त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष राजकुमारी राठौर, चांदनी राज हंसवानी, मुन्नी परिहार, इंदिरा बैरवा, सोनू शर्मा, उमा दोहरे, किरण शर्मा सहित महिला मंडल की कई पदाधिकारी महिलाएं उपस्थित रही। सिख समाज निमच द्वारा लोहड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर निमच के नगर पालिका स्थित गुरुद्वारे पर बड़ी संख्या में सिख समाज जन मौजूद रहे, जिन्होंने धार्मिक परंपराओं के अनुसार लोहड़ी पर्व में भाग लिया। इस दौरान नवविवाहिता नवजात शिशु को मत्था टेक
में लाया गया। साथ ही गुरुद्वारे में अरदास की गई। लोहड़ी के पर्व पर सभी ने सुख, शांति, समृद्धि की कामना की और सभी के घर में मंगल हो, इस तरह की कामना की गई। साथ ही शहर के अन्य स्थानों पर भी सिख समाज के धर्मावलंबियों ने लोहड़ी का पर्व मनाया। प्रेम और भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाया गया। कोरोना के चलते लंबे समय से समाजजनों से दूर रहे लोग इस दौरान काफी मेल मिलाप की वजह से प्रसन्न दिखाई दिए, जिसके चलते खुशियां दुगनी हो गई। इस दौरान सभी ने पर्व को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे बुजुर्गों के जमाने में कबीर भगत था, भगत समझते हो ना, कबीर भगत था। उसकी औरत थी, उसका नाम लोई था, उसके बेटे का नाम कमाल था। तो एक दिन ऐसा हुआ जो कबीर भगत बाजार चला गया, दूसरे गांव चला गया, तो घर में संत आ गए, साधु समझते हो, साधु आए तो घर में कुछ नहीं था, गरीब थे। तो उन्होंने बोला अभी मैं क्या करूं। तो एक जैसे ये बेबे का दुकान है, उधर एक शाहूकार का दुकान था, उधर वो लोई माता गई। लोई माता गई तो उसने पूछा कि मेरे को सामान चाहिए, मेरे घर साधु आए हैं, उनको खाने के लिए मैं फिर पैसे दे दूँगी। परंतु वो जो शाहूकार था वो नीच था, उसकी नीयत खराब थी। तो उसने कहा पैसे नहीं, तू रात को साधु को खिला के तू मेरे पास आना, मेरे पास आना, साधुओं को रोटी खिला के। इस लोहड़ी की महिला किस तरह से पूजा करती है और क्या कैसे मनाया जाता है? ये अब हम ये तिरमूरी होती है ना, संक्रांत के लिए दिन ये लकड़ी पहले तो मांग के लाते थे, अभी हम अपनी लाके इधर जलाते हैं। और इस लाल लोई की ये कहानी जो आपको बता रही हूँ ना, ऐसी कहानी यहाँ पर लेते हैं और पल्लव पहनते हैं कि लाल लोई माता सबकी आश पूरी करो, जिसको धन नहीं है उसको धन दो, जिसको पुत्र नहीं है पुत्र दो, जिनकी कन्या भरी बैठी हैं उनकी भी सगाई शादी कराओ। ऐसे सिंध से मनाते आ रहे हैं, सिंध के टाइम से मनाते आ रहे हैं। और क्या है कि हमारे पे किसी पे जो संकट आता है ना, तो वो क्या है, इनके मन्नत मानते हैं, कोई भी मन्नत मानते हैं वो पूरी होती है यहाँ पे। और सिंध के टाइम से मनाते आ रहे हैं। फिर वो जो भी उसकी मन्नत होती है ना वो पूरी होती है। फिर वो जो भी प्रसाद उसकी मन्नत होती है वो करता है हर साल, सिंध के हिसाब से मंगाते आ रहे हैं। और हर साल है ना, जैसे लोहरी माता कहते हैं ना, लोहरी माता क्या है, प्रहलाद भक्त था, उसकी रक्षा करी थी लोहरी माता ने। उसको आग के अंदर नहीं रख दिया था, मटके में, कहावत सुनी होगी आपने भी। उस टाइम से फिर वो बच आग होली माता में फिर भी जला, बिल्कुल सिंपल रहा था, उसकी रक्षा करी थी लोहरी माता ने उस टाइम से। और हम सिंध से मनाते हैं। बाकी है ना, मम्मी से पूछ लो, ये मम्मी। हाँ, यहाँ पे 70 सालों से मना रहे हैं। जब से भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था ना, तब से हम यहाँ आए ना, तब से मना रहे हैं। 70 साल हो गए। लोहानी जो पर्व है वो प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी टांगे अड्डे में 70 साल से यहाँ मना रहे हैं। काफ़ी उत्साह रहता है और ये सिंधी समाज की बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को आज भी हम जीवित रख रहे हैं। खुशी की ये बात है कि यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत रखता है या जो मुरादें रखता है उसे माता पूर्ण करती है। और इसी आशीर्वाद को लेकर आज हम टांगे अड्डे में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सभी भाइयों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में इस वर्ष जो मनाया है अगले वर्ष भी इसी वर्ष यहाँ मनाएंगे। और इस वर्ष जो मना रहे हैं यहाँ पर माता के आशीर्वाद से सब महिलाएं, सब पुरुष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे नाश्ता पोया जो भी होता है वो यहाँ पे सेवाएं देते हैं। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस पावन पर्व को एक ऐतिहासिक रूप में मनाया जाए। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। लगभग कितने सालों से मनाया जा रहा है? 70 वर्ष से यहाँ पे मनाया जा रहा है ना। और कई हमारे जो पूर्वज थे वो भी मनाते थे। उसी परंपरा को हम यहाँ जिंदा रख रहे हैं। किस तरीके से पूजा होती है यहाँ पर? अभी महिलाएं जो रहेगी वो अपने हिसाब से घरों से प्रसाद लाती है और यहाँ माताओं को लगाती है। और वो भोग हम सम्मिलित होकर सभी को, छोटे बड़ों को देते हैं, जिसका आशीर्वाद लगातार पूरे प्रतिवर्ष यहाँ पर रहता है। आपका नाम? जो है लोहड़ी का पर्व जो हम हर साल मनाते हैं, ये पंजाबी के उत्तर भारत से ही शुरू हुआ है और अब पूरे भारत में ये लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी का मेन मकसद होता है कि कई खुशियाँ ऐसी होती हैं जो घर में हम लोग मनाते हैं, तो कई खुशियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जो गुरु के साथ गुरुद्वारे में आके, मंदिर में आके या मस्जिद में आके वो खुशियाँ मनाई जाती हैं। उस खुशी का जो आनंद होता है
वो सबसे बढ़िया होता है। एक अकेले में मनाना, एक संगत के साथ इस चीज़ को मनाना, जैसे कई पर्व हमारे आते हैं, होली आती है या फिर दीपावली आती है, कई ऐसे त्यौहार हमारे आते हैं, रक्षाबंधन आता है, सारे के अपने अपने त्यौहार होते हैं जो रल मिल के एकजुट होकर मनाते हैं, उस मनाने का और आनंद होता है। इसीलिए आज गुरुद्वारे में भी प्रोग्राम रखा था जो कि 6:15 बजे से लेके 7:30 बजे तक कीर्तन भजन हुआ। उसके बाद यहाँ पे लोहड़ी बाली जा रही है और संगत पहली बार हुआ है कि कोरोना के लॉकडाउन में ये पहली बार ये फंक्शन हमारा जो गुरुद्वारे में हुआ है। तो सब चैनल वालों को लख लख बधाई हो। नाल ही अब जो वैक्सीन भी आ गई है तो और हौसला संगत में बढ़ गया है। और अगले जो अपना गुरुपर्व हम मना रहे हैं 20 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी का 10वें गुरु का, वो भी 18 तारीख से प्रोग्राम चालू होंगे। 18, 19 और 20 को भोग पड़ेगा, तो उसमें भी आप सब ने शामिल होना है क्योंकि गुरु के पर्व में शामिल होना एक बड़ी बात है। ये लोहड़ी पर्व मनाने की क्या मान्यता है, मतलब कितने वर्ष इसकी मान्यता ये है कि हर वर्ष मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले जो पहली रात होती है उसमें ये पर्व मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि जो शादियां पीछे हुई साल में और जो बच्चे हुए उनकी खुशी को मध्य रखते हुए ये खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में बच्चा हुआ है या बच्ची हुई है या कोई नया जोड़ा शादी करके आया है, उसके उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है और खुशी सबके साथ बांटी जाती है। और इसमें देश भर में मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। सिख समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष पूरे उत्साह के साथ लोहड़ी मनाई जाती है। मध्य प्रदेश शासन के नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा नगरवासियों के साथ मिलकर लोहड़ी पर्व मनाया और सभी प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र सुवासरा के दौरे पर है। इसी बीच आज लोहड़ी पर्व के अवसर पर मंत्री डंग ने सुवासरा नगर में अपने परिवारजनों व नगरवासियों के साथ मिलकर लोहड़ी का ये पर्व मनाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।